हमारे पास हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया है या लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है वो हमने लाज एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस किया है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, आ रही। ओके। तो हमारे पास मैंने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि हम लाज एंड रूल्स बूलियन अलजेब्रा मीन्स हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन और जितने बूलियन अलजेब्रा मीन्स ये एक्सप्रेशन वगैरह हम ड्रा करते हैं, इस सब की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस सब की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम एक कम्प्लेक्स सर्किट को जिसमें एक से ज़्यादा एंड गेट और गेट या आपके पास एक एक बहुत बड़ी कम्बिनेशनल लॉजिक बन रही हो, उसे आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये एक हमारे पास एक बड़ी कम्बिनेशन लॉजिक है और इसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप इस फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते हो। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट गेट्स चाहिए थे, 3 डिफरेंट किस्म की कम्बिनेशंस चाहिए थी और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 गेट से काम हो रहा है। तो हमने कम्प्लेक्सिटी को कम किया है, हमने हार्डवेयर मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड गेट्स को हमने रिड्यूस कर दिए। तो असल में हमारा मकसद ये होता है कि हम सिंप्लीफाई करें अपने एक्सप्रेशंस को, कोई भी लॉन्ग एक्सप्रेशन है उसे कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके लिए डिफरेंट लॉज थे आपके पास, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और आपने 12 डिफरेंट रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसकी प्रूफ भी बताएं कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ गिवन है ये भी हमने तमाम डिस्कस किए। और इसके अलावा मीन्स आपके पास 4 लाज हैं। अगर आप उसे इनलिस्ट करें तो 4 लाज में आपके पास कम्युलेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ है, और उसके अंदर आपके 3 लाज हैं जी, 3 लाज हैं, और उसके अंदर फिर आपके पास फर्दर आपके पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए लाज मौजूद हैं। ठीक है, तो 3 लाज हैं जिनके ज़रिए से आप देखते हैं उनको। उसके अलावा आपके पास 12 रूल्स हैं जो सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं आपके लिए। ठीक है, और 12 रूल्स कौन कौन से हैं? वो डिफरेंट बेसिक रूल्स हैं। जैसे आपके पास a प्लस ज़ीरो क्या होगा? आपके पास आंसर a होगा। a डॉट ज़ीरो आपके पास 0 होगा। a प्लस 1 आपके पास 1 होगा, जबकि a डॉट 1 आपके पास a होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये 12 रूल्स हैं। ये 12 रूल्स आपको ऑन योर फिंगर टिप्स याद होने चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास फाइनल एक थ्योरम है जिसे आप डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके पास फिलहाल तक जो आपने सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से पढ़े हैं। डी मॉर्गन थ्योरम, तो आपके पास 3, 12 एंड 1, और फिर लाज में फर्दर आपके पास दो आपके पास कम्यूटेटिव लाज हैं और दो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं। तो उनके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो फिर आपके पास ये 4 और 5 डिफरेंट लाज आपने स्टडी की। 5 लाज और 12 रूल्स, तो ये आपके पास हो जाते हैं 17। और फिर एक आपने डिमोर्गन थ्योरम मीन 18। और डिमोर्गन थ्योरम क्या है कि अगर आपने कहीं पर ओवरऑल एक बार मौजूद है, कंप्लीमेंट मौजूद है, तो अगर आपने बार को ब्रेक किया है, आपने इंडिविजुअल वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स तो पता है आप लोगों को, वेरिएबल्स मीन ए बी सी, इनपुट ए कोई भी एक वेरिएबल होगा, और टर्म का मतलब ये है कि आपके पास एक टर्म में ए बी सी ये तीनों आपके पास एक ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, इसे आप टर्म कहते हैं। तो आपने ये हर एक वेरिएबल पर बार को लगा दिया बजाय इसके कि ओवरऑल बार मौजूद हो। तो इनके दरमियान में अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं होती तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन की बजाय पॉजिटिव में। इसी तरह से अगर आपने बार को ब्रेक किया है, पहले पॉजिटिव है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास डॉट में चेंज हो जाएगा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन थ्योरम है जिनके ऊपर आपने स्टडी किए। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि आपको असाइनमेंट्स के तौर पर दिए गए थे। ठीक है, आप लोगों ने अगर सॉल्व किए हैं तो आप सर मुझे आपने स्लाइड शो की है भाई? जी सर स्लाइड शो की है या वो स्क्रीन है सर, स्लाइड शो चल रहा है, व्हाइट बोर्ड? डिफरेंट स्लाइड। जी, सर विजिबल है कौन सी आपको? स्लाइड है? स्लाइड नंबर 8। सर थर्ड स्लाइड है।
जी, तो अभी ये आपके पास स्लाइड नंबर 8 विजिबल है। तो ये एक यस सर, एक्सपेरिमेंट, अभी विजिबल है। ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको होम असाइनमेंट के तौर पर करने के लिए दिए गए थे, जिसमें डी मॉर्गन थ्योरम भी इम्प्लीमेंटेड था, और उसके अलावा आपके पास आपने डिफरेंट रूल्स को भी इसमें देखना था कि आप इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने किए हैं तो आप मुझे जो है ना वो चैट में इसको भेज देंगे, जिसने भी किए हों। ठीक है, इनके आगे फर्दर डेरिवेशन मीन्स उसी को सॉल्व करने के लिए आगे भी आपको चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है जिसको डिस्कस किया गया है कि आपके पास एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से जा रहे हो, आप किसी और तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे ये दो टर्म सेम नज़र आ रही हैं, ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई एक रूल याद आ रहा होगा, ए प्लस ए, आंसर क्या आता है उसका? ए। ठीक है, ए प्लस ए का आंसर आपके पास ए आ रहा है। तो हमारे पास इस वक्त ए नहीं है, लेकिन हमारे पास ए बी है प्लस ए बी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हो सकता है, मीन्स हम इस टर्म की जगह पर हम एक आंसर लिख देते हैं और सिर्फ कलर को चेंज कर देते हैं। तो इन दो टर्म्स की जगह पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि है ए बी, ठीक है। फर्दर मुझे एक और रूल नज़र आ रहा है जो कि ये है बी डॉट बी। इसके लिहाज से आपको रूल नज़र आ रहा होगा ए डॉट ए। जी, ए डॉट ए क्या होता है? ए डॉट ए आपके पास आंसर आएगा ए। तो हमारे पास ए नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी भी एक वेरिएबल है, तो बी डॉट बी मल्टीप्लाई हो रहा है और आपके पास आंसर आ रहा है बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इन मेथड के जरिए से भी जा सकते हैं जो इन्होंने फॉलो किया, ठीक है। मैं वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली अगर रूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास आपके पास डिफरेंट रूल्स नज़र आए, आपके पास ए बी। अब हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है वो हो चुका है ए बी प्लस ए सी प्लस बी और प्लस बी। ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है, जिसमें एक टर्म निकल चुकी है और एक वेरिएबल भी निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास b प्लस बी सी, ये हमारे पास एक रूल है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको रूल यहाँ पर नज़र आ जाएगा, a प्लस ए बी इक्वल किस चीज़ के होता है? a के। और हमारे पास रूल में क्या चीज़ मौजूद है? b प्लस बी सी, तो आंसर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? b के। तो इसका मतलब है कि हम इस टर्म की जगह पर, ये जो हमारे पास टर्म मौजूद है, इस टर्म की जगह पर डायरेक्टली लिख सकते हैं b प्लस, बाकी ए सी अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस ए बी भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब आपको अगर लॉ याद हो, ठीक है, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है? मैं थोड़ा सा बैक ले जाता हूँ आपको। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर आप a प्लस बी लिखते हैं तो आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं, आप उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन को चेंज करते हैं, हम इस ए बी को जो यहाँ पे मौजूद है इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। हम लिखते हैं, या इस बी को स्टार्ट में ले आते हैं, हम लिखते हैं बी प्लस ए बी प्लस ए सी। फर्दर अभी हमें एक और चीज़ पता है कि हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि आप a डॉट बी भी लिख सकते हैं और b डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसे चेंज करते हैं, हम लिखते हैं b प्लस b डॉट ए प्लस ए सी, ठीक है। तो
अब आपको नजर आ रहा है बी प्लस बी ए, मीन्स ये दो वेरिएबल सेम और एक थर्ड वेरिएबल आ रहा है। ये इसी तरह से जैसे बी प्लस बी सी, तो बी प्लस बी सी का आंसर आपके पास क्या आ रहा था, बी, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पर भी आपको नजर आ जाएगा। तो अब आपके पास b प्लस बी ए है, तो इसका आंसर भी आपको b ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ थर्ड सेकंड वेरिएबल चेंज है लेकिन दो वेरिएबल दोनों टर्म्स में सेम आ रहे हैं, जिसकी आपके पास प्रूफ भी मौजूद है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा b प्लस ए सी, और फाइनली आप इस एक्सप्रेशन तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि अब तीनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो आप इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं जो इन्होंने किए हैं, जो मैंने आपको समझाया आप वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लीजिए। नो सर, सर एक चीज है, एक्स प्लस वाई का बार इज इक्वल टू, सर ये जब इंडिविजुअली बार ले लेते हैं या कंप्लीट बार ले लेते हैं ट्रम्प पे, सर तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे? एक्स प्लस वाई होल बार, यस सर। जी। और आप क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल बार एक्स ये बार? इज इक्वल टू, यस सर, एक तो है एक्स वाई होल का बार, या एक इंडिविजुअली ले लेते हैं एक्स बार वाई का बार। मीन्स मैं आपने मल्टीप्लिकेशन में बता रहे हैं, मैं एडिशन में लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई होल बार और एक्स बार प्लस वाई बार। जलाल है इधर, यस जलाल, सर। जलाल या हुसैन? नो सर। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो आपके पास मौजूद है, ये अगर आप इसके एक्सप्रेशन बनाने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन होगा नॉर का। नॉर आपको पता है, मीन और गेट के आउटपुट में नॉट गेट लगाया जाए, और ये एक्सप्रेशन यस सर। होगा किस चीज़ का, नेगेटिव एंड का, नेगेटिव और का, सॉरी। तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट थे? नहीं, क्योंकि आपने वहां पे इन चीज़ों को खुद भी प्रूव किया हुआ अपनी लैब में। आपने ये किया हुआ है कि नॉर इक्वल है नेगेटिव एंड के, ठीक है? तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इनके रिजल्ट ही डिफरेंट आएंगे, ठीक है? इसी तरह से नेगेटिव और इक्वल हो सकता है नैंड के, जो आपने अपने डी मॉर्गन थ्योरम की वजह से वेरीफाई किया। तो आपकी क्वेश्चन का बड़ा सीधा सा आंसर है कि नहीं, आप सेपरेटली इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि आप इसकी स्कीमेटिक बनाएंगे तो कुछ स्कीमेटिक ऐसी बनेगी, दो इनपुट। सर आपने जो हमें एक्स एक्स प्लस वाई ओल का बार जो लिखवाया है वो इज इक्वल टू एक्स वाई ओल का बार, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओल का बार है। सर आप वो चेक कर सर, वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। जी, ये, यस सर, यहाँ पे। जी, यहाँ पे क्या ओके सर, कंफ्यूजन ओके। है? ये नॉर है और ये नेगेटिव एंड है, ठीक है? यस सर, यस सर। सर मैंने एक ओल का बार लिया हुआ था, यस। ठीक है, तो इसे काइंडली देख लें। और आपके पास ये डिफरेंट मेथड है जिनको आप फॉलो करते हैं। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, मीन्स उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए आपको। प्रोसेस आ चुका है कि आपने 12 रूल्स और वो आपके 3 लॉज, जिसके अंदर कम्यूटेटिव के एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन भी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी है, एसोसिएटिव का। तो फर्दर उसके अलावा जो आपके 12 लॉज हैं और एक डी मॉर्गन थ्योरम, इनको अप्लाई करना, फ़ायदा क्या है? अब अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन हो और इसकी आपको स्कीमेटिक बनानी है, तो हमें सबसे पहले समझ में आता है कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, ए, बी एंड सी, 3 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब है 3 इनपुट्स होंगी। फिर आपने ए बी को एंड कर दिया, मीन ये एक्सप्रेशन ये चीज़ बता रहा है। फिर एक और आपके पास एंड गेट मौजूद है, जिसमें फर्दर दोबारा से आपने ए बी किया है, तो आप ये ए से इनपुट लेकर आ रहे हैं, इसी तरह से बी से इनपुट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद ए सी, मीन ए और सी, ये 2 इनपुट्स हैं जो जिनको आपने एंड करना है। फिर एक और आपने एंड गेट लगाया, जिसमें सी इनपुट आ रही है और यहाँ से उसके पास ए इनपुट आ रही है। फिर आपके पास बी और बी, ये 2 इनपुट्स को आपने एंड किया है, तो आपने एक और एंड गेट यूज़ किया। आपने यहाँ से ये जो बी आ रही है इसे यहाँ पे भी पुट किया और यहाँ पे भी पुट किया। फिर आपने क्या किया, बी और सी को एक और एंड किया, तो ये आपके पास बी आ रहा है और ये आपके पास सी आ रहा है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 एंड गेट्स लग गए। अब तमाम के तमाम आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। प्लस मीन्स और गेट, तो आपने इन सब को प्लस करने के लिए आप इन दो के लिहाज से और गेट लगाएंगे। अगर आपके पास 2 इनपुट्स की रिस्ट्रिक्शन है,
और फिर आपके पास फर्दर ये आ रहा होगा, और फिर आपके पास और गेट का आंसर आ रहा होगा, और फिर आपके पास ये आ रहा होगा, और इसके लिहाज से और गेट आ रहा होगा। तो आप देखें आपके पास कितने गेट्स यूज हुए हैं, 5, और उसके बाद 6, 7, 8 और 9, 9 गेट्स आपने यूज किए हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन। लेकिन इसका जो आंसर आएगा इसके बाद, जब जो हार्डवेयर के बाद आपका आंसर, तो आप एज्यूम करें आप ब्रेड बोर्ड पर या मल्टीसिम पर इनके लिए आईसी यूज कर रहे हैं, तो आपको आईसी यूज करनी है और कितने डिफरेंट कनेक्शन यूज करने हैं। लेकिन अगर आप इसी को सिर्फ एक अपने पास एक मैथमेटिकल मेथड के जरिए से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये तमाम की तमाम एक्सप्रेशन, ये स्कीमेटिक जिसके लिहाज से जो ट्रूथ टेबल आएगा या जो आंसर्स आएंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे फॉर दिस। जबकि इसे बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम ए एंड सी, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको क्या कर देंगे एंड, और यहाँ से हमारे पास बी इनपुट आ रही होगी जिसे हम और कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आंसर बिल्कुल सेम लेकर आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आपके पास हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, आपको सर्किट डिज़ाइन कम करना आसान होगा, लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिल रहे होंगे। तो इनका बेसिक मकसद ये है, ठीक है। तो आपको किसी भी एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक बनाना आता है सर सर जी। हमारे पास जो इक्वेशन है कम्प्लेक्स आ रहा है, सर ये क्रिएट हुआ कैसे? सर स्टार्टिंग में हमारे पास बी प्लस ए सी क्यों नहीं था? सर ये क्रिएट हुआ कैसे? हाँ, ये क्रिएट होने का मकसद ये कि आपको कोई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट करना है और आपको फाइनली ये रिजल्ट चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रुथ टेबल से ये स्कीमेटिक्स निकलती हैं। जब हम एसओपीज और पीओएस पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि उन्हें सिंप्लीफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ रहा हो, ये आंसर आ रहा हो, और ये आंसर आ रहा हो, ये आंसर आ रहा हो, ये आंसर आ रहा हो, तो हमारे पास आउटपुट इनमें ऑन होनी चाहिए, मीन 1 होनी चाहिए। हम थोड़ा आगे जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको उस चीज़ को डिस्कस कराते हैं। फिलहाल तक आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर बार आ जाएगा, मीन ए बार, तो बार का मतलब है कौन सा गेट यूज होगा। नोट। अच्छा, नोट। और अगर आपके पास प्लस का साइन या आ गया कहीं पे, तो कौन सा गेट और यूज होगा, और और गेट। और अगर आपके पास कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का मीन डॉट का सिंबल यूज हो गया, तो आपके पास कौन सा गेट यूज होगा, एंड। एंड एंड गेट। एंड की। तो ये जो जो तीन चीज़ें, ये तीन आपको गेट्स पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन हो फिर आप उसके स्कीमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कोई भी स्कीमेटिक हो तो उससे आपको रीड करना आना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड सी, तो अगर आपने देखना है यहाँ पर एंड गेट यूज हुआ है तो ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर आंसर आएगा ए डॉट सी। फिर आपको पता है कि आगे अगर और गेट यूज हुआ है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बी प्लस ए सी। तो किसी भी स्कीमेटिक से एक्सप्रेशन निकालना जरूर आना चाहिए। ये एक और एक्सप्रेशन है जिसको उन्होंने फर्दर सॉल्व किया है। अब इसमें बड़ी अच्छी बात है, आपको दरमियान में भी कुछ वेरिएबल्स मिल सकते हैं, जैसे बी डॉट बी बार। बी डॉट बी बार, अगर आप इस रूल को देखते हैं, ये रूल है ए डॉट ए बार, और इसका आंसर आपके पास होता है 0। तो 0 का मतलब है कि ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बाकी टर्म क्या बच जाएगी, ए बी बार सी प्लस 0 प्लस ए बार बी सी। लेकिन ये स्टेप वाइज जाते हैं, इन्होंने बी डॉट बी बार को क्या लिखा है, 0। फिर किसी भी टर्म के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मीन्स ए डॉट 0, तो आपके पास आंसर आएगा 0। और फिर 0 डॉट डी, इसका आंसर भी आएगा आपके पास 0। फिर किसी भी टर्म में 0 प्लस हो रहा हो तो वो आंसर वही टर्म आएगी, तो आपके पास फाइनली ये सिंपल तक पहुंचे। तो आप जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो आप कभी भी डायरेक्ट मैथ के स्टेप्स नहीं कर सकते, आप ईच इंडिविजुअल स्टेप कर रहे होंगे, जिस तरह से ये स्टेप्स कर रहे हैं, ठीक है। रूल आपको लिखना होगा कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, रूल 1 अप्लाई हो रहा है, 3 अप्लाई हो रहा है, 8 अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इन्होंने फर्दर क्या किया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, जिसके जरिए से सी अंदर भी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो सी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे भी। तो सी डॉट सी ए डॉट ए का रूल है, जिसकी वजह से आपके पास आंसर आया सी। तो अब आपके पास देखें ए बी बार प्लस ए बी बार सी, तो इन्होंने कॉमन ले लिया है, आपके पास ये बी बार सी और बी बार सी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो फर्दर आपके पास बचा है ए प्लस ए बार, ठीक है। ए प्लस ए बार रूल नंबर 6 है, जो कि आपके पास आंसर आता है 1 के इक्वलेंट। तो आपके पास डॉट 1, फिर जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अप्लाई रूल नंबर 4, तो आपके पास आंसर फाइनल आया है बी बार सी। बी बार सी की स्कीमेटिक बता सकते हैं। सर एक नोट गेट लगेंगे, 8 गेट के स्टार्टिंग में नोट गेट लगेगा।
एक नॉट गेट होगा, किस इनपुट पर होगा, वो बी पर होगा, और सी गेट आपके पास डायरेक्टली होगा, और फिर आपके पास एंड गेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन हो तो आपको कितने वेरिएबल्स यूज करने, कितने गेट्स यूज करने पड़ेंगे। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 गेट्स हमने यूज किए जी। पहले तो 2 और गेट्स आ जाएंगे क्योंकि 2 प्लस है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे एज्यूम करते हैं हमारे पास 3 इनपुट एंड गेट भी मौजूद है, 4 इनपुट एंड भी मौजूद है, और 2 इनपुट एंड गेट भी मौजूद है। तो आपके पास 1 2 3 एंड गेट्स हो गए और 2 और गेट हो गए, और उसके बाद एक नॉट गेट यहाँ पे यूज होगा, एक नॉट गेट यहाँ पे यूज होगा, एक नॉट गेट यहाँ पे यूज होगा, और एक एंड गेट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 3 नॉट गेट्स, 4 एंड गेट्स एंड 2 और गेट्स, उसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कि इसके आंसर आएगा। तो इसलिए आपको रूल्स एंड लॉज ये चीज़ें बताई जाती हैं। क्लियर। फर्दर आगे आप इन एग्जांपल्स को भी देखिएगा जिनमें सिंप्लीफिकेशन की गई है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, मीन जो आज हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है, उसे हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं वो क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखना होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे पास होती क्या है। ये 2 होती हैं हमारे पास, एक होती है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, आल्दो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने लैब में प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है। कि प्रोडक्ट की टर्म्स होंगी, प्रोडक्ट की टर्म्स का मतलब क्या है कि आपके पास, मैं प्रोडक्ट टर्म्स बता देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट टर्म है ए बी, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है ए बार बी। ठीक है, और हमारे पास एक और प्रोडक्ट टर्म, ये भी एक प्रोडक्ट टर्म है ए बी सी। ठीक है, तो ये 3 मीन्स, अब प्रोडक्ट टर्म का मतलब क्या है कि ऐसी टर्म जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, वो 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट ऑफ वेरिएबल है, जिसे मैं टर्म का नाम दे रहा हूँ, इसे, ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेरिएबल है, कितने सेट का वेरिएबल है, 2 सेट्स का वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स का सेट है। सॉरी, ये भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स का सेट है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स का सेट है। ठीक है, हम इसे टर्म का नाम दे रहे हैं, इसे डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जब डोमेन पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि ये एक डोमेन है और ये आपके पास सेकंड डोमेन है। ठीक है, तो हमारे पास से डोमेन भी किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये 3 तरह के डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखे गए हैं जिनके ज़रिए से आपको समझ में आना चाहिए कि अब पहले मैंने आपको प्रोडक्ट टर्म्स बताई थी, ए बी, ए बार बी और ए डॉट बी डॉट सी। ये 3 प्रोडक्ट टर्म्स थी। अब इनके सम कर दिया जाए, अगर इनको सम कर दिया जाए, मीन्स प्लस कर दिया जाए, तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा, जो फॉर्म बनेगी, उसे कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट या एसओपी। ठीक है, तो हम, अगर हमारे पास ये 3 हमने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं इसको डिस्कस कर लें, तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन क्या होगी, ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है। तो आपको पहले प्रोडक्ट टर्म्स बताया गया, फिर आपको सम करके उनको बताया गया, तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन होगा इसे सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ए बी प्लस ए बी सी, इसमें कितने वेरिएबल्स मौजूद हैं, वेरिएबल मीन्स ए बी सी डी ई, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं, ए बी एंड सी। जब आपसे टर्म्स पूछा जाए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो वो आपके पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इस नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो 5 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वो 5 हैं, ए बी सी डी एंड ई। मीन जो वेरिएबल्स यहाँ पर रिपीट होंगे, और यहाँ पे हमारे पास अगर हम टर्म्स की बात करें तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं। उसके बाद हम फाइनली इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल्स भी 3 हैं, तो हमारे पास दोनों 3 3 आ गए। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे पास जब भी आप किसी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म को देखेंगे, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं, 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में 3 वेरिएबल्स कंप्लीट होने चाहिए।
अगर हमारे पास यहाँ पे 5 वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में मीन इस टर्म में दो चीजें मिसिंग है, ए और बी, सॉरी ए मिसिंग है और ई मिसिंग है। इस टर्म में हमारे पास ए और बी मिसिंग है, इस टर्म में हमारे पास डी और ई मिसिंग है। तो अगर हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो हमारी हर एक टर्म के अंदर वो 5 के 5 वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। इसी तरह से ये हमारे पास 3 है तो हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट है, लेकिन ये दोनों अनकम्प्लीट है, यहाँ पे बी मिसिंग है और यहाँ पे सी मिसिंग है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए हर एक टर्म में 3 वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है। जब आप ये काम कर लेते हैं तो ऐसी फॉर्म को आप स्टैंडर्ड एसओपी कहते हैं। अब आपको दो चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए, एसओपी एंड स्टैंडर्ड एसओपी। क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कोई एक, अगर काइंडली एलिब्रेट कर दे इसको जो मैंने बताया है। यस सर, सम सर एसओपी अगर सिंपल फॉर्म हमारे पास हो तो सर वहाँ पे जितने टर्म्स है और हमारे पास जितने वेरिएबल्स है हर टर्म में वो डिफरेंट होंगी उनकी तादाद। जी, और जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डिफरेंट हो, मींस सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके यस पास कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन यस। उनका प्रोडक्ट होना चाहिए और प्लस होना चाहिए। जी, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। एसओपी में हमारे पास अगर टोटल जो वेरिएबल्स है वो 5 है तो हर टर्म में वेरिएबल फिर 5 ही होने चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। जी जी, ठीक है। तो अब हम उस चीज़ की थोड़ी सी उस चीज़ के स्टडी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली ये करेंगे हम कैसे, ठीक है। तो हम इनको रिमूव करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। कितने वेरिएबल्स यूज हुए? 3। 3, ठीक है। और 3 कौन से? ए बी एंड सी। जबकि यहाँ पर एक वेरिएबल मिसिंग है जो कि सी है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं अपने पास ए बी सी प्लस ए बी, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ है। और अभी हमारे पास जो चीज़ मिसिंग है वो क्या है? वो हमारे पास जो मिसिंग एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल मिसिंग है, जो सेकंड टर्म में मिसिंग है, वो है सी। तो अब आपको ये एक बताने के लिए कि आपके पास ये जो टर्म है ये क्या है, स्टैंडर्ड एसओपी है। क्यों ये स्टैंडर्ड है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अब हम आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है दी अनकम्प्लीटेड टर्म। तो आपके पास अनकम्प्लीटेड टर्म कौन सी है? ए बी, ठीक है। हमारे पास ये सी। अनकम्प्लीटेड टर्म है तो हमने इसको, नहीं, टर्म की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीप्लाई दी अनकम्प्लीटेड टर्म, इसका मतलब है कि ये टर्म कंप्लीट है क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं और इसमें तीनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, जबकि इसमें एक थर्ड वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद मिसिंग वेरिएबल। अब आपके पास, आपको पता चलना चाहिए आपका मिसिंग वेरिएबल कौन सा है। अब जैसे सलमान आपने कहा आपका मिसिंग वेरिएबल है सी, तो मैं लिख देता हूँ सी प्लस मिसिंग वेरिएबल का कंप्लीमेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस सी बार। और आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास सिंपल क्या चीज़ मौजूद है वो यहाँ पर भी मौजूद है, आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, सी प्लस सी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, हम क्या करेंगे, हम इसे, क्योंकि क्या ये एसओपी की टर्म मौजूद है, अब क्या ये एसओपी का एक्सप्रेशन है? नहीं, क्योंकि आपके पास ये दरमियान में एक मिक्सअप आ चुका है। तो हमें इस मिक्सअप को सॉल्व करना होगा। हम इसे एक्सप्रेशन को सही से लिख देते हैं, हम लिखते हैं ए बी सी, फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास एज इट इज आएगी। फर्दर क्या होगा? हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई होगा पहले सी के साथ, फिर प्लस ए बी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सी बार के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म है। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों को एक स्टैंडर्ड एसओपी में लेकर आना होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म होगी। यहाँ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। जी, हम एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, हम इसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो। तो हम लिखते हैं ए, हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है ए बार बी, थोड़ा सा मैं
इस वेरिएबल को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और इसमें ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं। तो मैं लिख रहा हूँ a बार b एंड c बार, ठीक है। और थर्ड हमारे पास लास्ट टर्म है प्लस ac। तो प्लस ac में जाने से पहले a b, इसमें थर्ड वेरिएबल मिसिंग है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, c प्लस c बार, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अपनी टर्म लिख लेते हैं ac। तो इसमें हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, वो है हमारे पास b। तो हम लिख देते हैं b प्लस b बार, ठीक है। तो फर्दर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा a बार b c बार प्लस ए बी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा a बार b और c प्लस a बार b मल्टीप्लाई बाय c बार, इसी तरह से प्लस a b c और प्लस a b बाय c। ठीक है, तो ये आपने इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट किया है। एक चीज़ का ख्याल करना होता है कि अगर आपको नज़र आ रहा हो कि आपके पास एक टर्म रिपीट हुई है, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक टर्म एग्जैक्टली सेम है तो आप उस एग्जैक्टली सेम टर्म को एक ही दफ़ा लिखेंगे। जैसे आपको अगर लिखने में नज़र आ रहा हो तो ए बार बी सी बार, और ये भी आपके पास एक ही टर्म है जो है ए बार बी सी बार, तो आप इन दोनों में से किसी एक टर्म को निगलेक्ट कर देंगे और आप बाकियों को रहने देंगे। तो आपके पास फाइनली 4 टर्म्स आई हैं, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। क्लियर? तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म है। इसमें एक चीज़ और है जिसे आप बिल्कुल एंड में देख रहे हैं कि जब भी एसओपी आ रही होगी, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आपके पास जब भी मौजूद होगी, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर बार है तो वो ज़ीरो को नोमिनेट करता है, ठीक है। तो आप उससे ज़ीरो को डोनेट कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास ए सिंपल लिखा हुआ है विदाउट कम्प्लीमेंट तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो आपके पास 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर जहन में रहनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन टर्म्स के ज़रिए से अब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो सर आप ये जब चीज समझ नहीं आया सर। मैं फॉर समझा एसओपी ए बार इज इक्वल टू 0। जी, हम जब इसे लिख रहे होंगे इसके लिहाज से ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ट्रुथ टेबल में हम ए बार को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसका मतलब ये कि ये एक टर्म है, जैसे आपके पास ए बार बी सी, मैं लिखता हूँ इसे ए बार बी सी। तो आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट की एक टर्म जो कि स्टैंडर्ड एसओपी पर मौजूद हो, उसकी एक टर्म का आंसर 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए, ठीक है। उसका आंसर किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? 1 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। वो भी हम देखेंगे कि वो, क्योंकि हमें ट्रुथ टेबल में उसका आंसर 1 के इक्विवेलेंट निकालना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन के लिहाज से आंसर चाहिए, सिर्फ इसके लिहाज से आंसर चाहिए और सिर्फ इसके लिहाज से आंसर चाहिए। तो 1 किस तरह से आ सकता है? क्योंकि सी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है, हम 1 लिख देते हैं। बी के ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है तो हम इसे 1 लिख देते हैं। ए के ऊपर कंप्लीमेंट है तो हम इसे 0 लिखते हैं। तो 0 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 1। तो 1.1.1, तो आपके पास इनका आंसर आ जाएगा 1। तो हमें ये जो स्टैंडर्ड चीज़ है मीन्स 1, उसका आंसर 1 के इक्विवेलेंट लेकर आना होता है। क्यों? अब उस चीज़ को आगे बता देते हैं। अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल्स के लिहाज से हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। हमें नहीं पता कि ये जो एक्सप्रेशन है ये और गेट का है, एंड गेट का है, एक्सॉर गेट का है, एक्सनॉर गेट का है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि ये एक्सप्रेशन है जिसमें ये टर्म्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर टर्म्स आपस में, वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। तो हम पहले टेबल लिख लेते हैं ए बी सी के लिहाज से 0 0 0।
सॉरी 110 एंड 111। ठीक है, ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें हर टर्म के आंसर को जब इक्वल करना था 1 के, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल, क्योंकि हमने ए लिखा है, हमने ए बार नहीं लिखा, तो ए बार की जगह पर हम लिख रहे हैं 0। अच्छा, बी के लिए लिख रहे हैं हम 1 और सी के लिए लिख रहे हैं हम 1। तो हमारे पास हमें एक्सप्रेशन में तो टेबल में देखना होगा 011। तो 011 कहाँ पे मौजूद है? 1। तो इस टर्म का आंसर आपके पास 1 आएगा, क्योंकि ए 0 है, ए बार क्या हो जाएगा 1 और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहेंगे, तो ये इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं। ए बार मीन्स 0, बी मीन्स 1 और सी मीन्स 0। तो हमारे पास एक और टर्म आ गई 010, जिसका आंसर आपके पास 1 होगा। इस जो हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म है, इसका मतलब है कि सिर्फ 4 ऐसे वेरिएबल या 4 ऐसी इनपुट्स होंगी जिस पर आउटपुट 1 होगी, उसके अलावा बाकी तमाम इनपुट 0 होंगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है। तो हमारे पास हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। आपके पास 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 1 हमारे पास बिल्कुल लास्ट में है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर भी 1 होगा। और फिर हमारे पास आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 0, सॉरी इसका आंसर होगा 1, इसका होगा 0 और इसका आंसर होगा 1। तो 101 आप इसके आंसर देखेंगे। सिर्फ ये 4 टर्म्स हैं जो कि इस टेबल में मौजूद हैं, और इन चारों के लिहाज से आपने 1 लिख दिया, और बाकी तमाम टर्म्स के लिहाज से आपके पास आंसर आ रहा होगा 0। तो ये एक्सप्रेशंस बनाए इसीलिए जाते हैं कि आप इनसे ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर सकें, और ट्रूथ टेबल के ज़रिए से आप फिर देख सकें कि आप कौन सी स्कीमेटिक से इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें अगर बी 1 हो जाए तब भी आउटपुट 1 हो जाता है, बी और सी 1 1 हो जाए तब भी आउटपुट 1 हो जाता है, ए और सी 1 1 हो जाए तब भी आपके पास आउटपुट 1 हो जाता है, और अगर तीनों 1 हो जाए तब भी 1 हो जाए। अदर देन दिस तमाम आपके पास जो ट्रूथ टेबल होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये बहुत सर ही ये जो ब्रीफ है। एक्सप्रेशन आपने जी लिखा ए जी बार बी सी जो लेफ्ट में आपने लिखा इज इक्वल टू 1, सर यहाँ पे आप ए 0 की इक्वल क्यों ले रहे हैं सर? यहाँ पे तो हम एसओपी में हमारे पास ए बार इज इक्वल टू 0 है। हाँ, वो हमारे पास इसलिए है कि हम उस अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो मैंने टर्म्स लिखवाने के लिए आपको ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने के लिए लिखवाया हो। ठीक है, कि आपके पास जैसे देखिए मैंने लिखा ना, जैसे यहाँ पे ए बार था तो उसका आपने अंडरस्टैंड किया कि 0, वो इसलिए लिखवाया ताकि डायरेक्ट आप बाद में ए के साथ कंफ्यूज ना हो रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 1 1 लिखा तो मैंने किस टर्म को, इस टर्म को 1 कर दी। ठीक है, अदरवाइज तो मुझे ए बार के लिहाज से अगर मुझे इसको 1 लिखना है तो फिर एक ही के अंडरस्टूड करना होगा 0 को, और देखिए मैंने 0 एक को 0 ही रहने दिया, उसी चीज़ को स्टडी किया। वो सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने इस तर्ज से लिखा गया है कि आपके पास अगर एक ये वेरिएबल है तो आप इसकी वेरिएबल की जगह पर लिखते होंगे 0 1 1। फिर आपको इसीलिए मैंने बाद में डिटेल में समझाया कि ए 0 होगा, और वह ए 0 आपको यहाँ पे नजर दिया है। क्लियर है? नहीं यस तो ये हमारे पास एक सर एक्सप्रेशन है। जी सर ये सेकंड लास्ट में हमारे पास 110 आ रहा है जी, सर, ये फिर 0 की वजह इसको भी 1 होना चाहिए। कहाँ है हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में है ये चीज़ 110? यस सर, सेकंड लास्ट में था। सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट तो ये है, ये जी तो 111 है। नहीं, आपको ट्रूथ टेबल में नहीं पूछ रहा मैं आपसे इस एक्सप्रेशन में पूछ रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 4। 4 टर्म्स हैं, तो आपने 4 वंस बता दिए, तो फिफ्थ वन हम क्यों बताएंगे? सही सही। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। आगे हम इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या ये एसओपी है? सवाल को सुनिए, क्या ये एसओपी है? सम ऑफ प्रोडक्ट है? यस सर यस, ठीक लेकिन है, स्टैंडर्ड नहीं है। मैं हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखना था कि अगर एसओपी है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल्स कितने यूज हुए। जी, कितने वेरिएबल्स हैं? 5 5 है? 4 है। मेरे ख्याल से 4 है। 4 है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो है ए, बी, सी एंड डी, ये 4 है। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म कंप्लीट है, लेकिन ये टर्म 4 है सर। इनकम्प्लीट है, और ये टर्म भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, और ये टर्म जो इनकम्प्लीट है, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? इसमें डी वेरिएबल मिसिंग है। और ये जो टर्म है इसमें 2 चीज़ें मिसिंग है, सी भी मिसिंग है और डी भी मिसिंग है।
तो हम हर चीज़ को स्टेप वाइज लेकर जा रहे होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन्होंने एक टर्म लिखी है, ये फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए बार बी, ए बी बार सी। तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग थी, डी मिसिंग। तो हमें हमें यहाँ पर मौजूद लिखा हुआ है कि आपके पास अगर जो इनकम्प्लीट टर्म है, इसको क्लियर कर दूं, कि हमारे पास जो इनकम्प्लीट टर्म होगी उसमें हम मिसिंग वेरिएबल प्लस मिसिंग वेरिएबल का बार यूज कर रहे होंगे। तो हमारे पास डी मिसिंग था, तो हमने डी प्लस डी बार यूज कर लिया, ठीक है। आपने डी प्लस डी बार लिखा और आपने फिर इसे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार, ठीक है। तो क्या ये अब कंप्लीट हो चुकी है टर्म्स, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं और चारों ए बी सी डी हैं और इन दोनों टर्म्स में वो चीज़ें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन हमारे पास कंप्लीट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया? नहीं आया तो हम खुद से लिख भी सकते हैं, उसको फर्दर भी कर सकते हैं, समझ आ गया। ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ये टर्म इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स मिसिंग है, सी एंड डी। तो पहले हम सी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसको डी के लिए लेकर जाएंगे, क्लियर। तो सर हमारे एक पास साथ क्यों नहीं कर देंगे सर वैसे? आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने के लिए पहले आपको, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर एक मिसिंग हो तो एक वेरिएबल, एक टर्म चेंज हो जाती है 2 टर्म्स में, यस सर। ठीक है। फिर हमें वो जब 2 मिल जाएंगी, फिर उन 2 को फर्दर हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। ओके यस सर। तो ए बार बी बार में सी मिसिंग था, तो हमने लिखा सी प्लस सी बार। तो उसे जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों टर्म्स कंप्लीट हुई है? नहीं, ये दोनों बार अभी तक कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इनमें डी अभी तक मिसिंग है। तो अब इन दोनों टर्म्स में डी मिसिंग है। तो आप देखें हमने क्या किया, अब बेशक यहाँ पर ना देखें, हमने डायरेक्टली इन 2 टर्म्स के साथ d प्लस डी बार जो मिसिंग था, d प्लस डी बार, उसे लिख दिया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख दिया। तो आप जब इनको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इस a बार b बार c को एक दफ़ा d के साथ और एक दफ़ा d बार के साथ, तो आपके पास आंसर आएंगे a बार b बार c d, a बार b बार c d बार। तो अब ये दोनों टर्म्स कंप्लीट हैं, क्योंकि इनमें 4 के 4 वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास है, उसको आपने डी से मल्टीप्लाई किया और डी बार से मल्टीप्लाई किया, तो अब आपके पास तमाम जितनी भी टर्म्स हैं वो कंप्लीट है। वो कौन कौन सी हैं? वो एक टर्म ये है और एक आपके पास 2 टर्म्स ये आ रही हैं और आपके पास 4 टर्म्स ये आ रही हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चारों टर्म्स हैं, तो यहाँ पे ये तीनों प्लस हो रही थी, तो अब आपको इन तीनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो देखें यहाँ पे सारी सारी चीज़ों को प्लस कर दी। तो अब ये पहले सिर्फ ये एसओपी था, मीन्स ये जो एक्सप्रेशन था वो सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन पे मौजूद था, लेकिन अब आपने ये प्रोसेस करने के बाद उसे स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास अब ये एक स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट हो चुका है। जी, कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह की इसमें तो आप मुझे बता सकते। अब जो एक और चीज़ देखने वाली होगी वो ये होगी कि क्या जो फाइनली लास्ट में आपको देखना है, क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि 2 टाइम अपेयर हुआ है? यस सर, ए बी सी डी बार सबकी, ए बार बी बार सी बार डी बार। किधर है ये? ए बार बी बार सी नहीं बार नहीं और नो सर, वो नहीं एक है, बार सर नहीं नहीं है। है। कोई एक टर्म भी नहीं है, तो आप इसको यहीं पर रहने देंगे। और अब अगर हम इनके आंसर्स लिखें तो हमारे पास ट्रुथ टेबल, आप 4 इनपुट के लिहाज से ट्रुथ टेबल बना लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टर्म के आंसर्स 1 आएंगे। अगर हम फर्स्ट को देखें तो यहाँ पर होगा हमारे पास 1 0 1 1, इस टर्म का आंसर 1 होगा। इस टर्म को देखें तो हमारे पास होगा 1 0 1 0। इस टर्म को देखें तो हमारे पास होगा 0 0 1 1। इस टर्म को देखें तो हमारे पास होगा 0 0 1 0। इस टर्म को देखें तो हमारे पास 0 0 1 होगा। और इस टर्म को देखें तो सब 0। तो आप पूरे 4 इनपुट के लिहाज से ट्रुथ टेबल बना लेंगे और सिर्फ इन इनपुट्स के आंसर्स को आप, सॉरी ये गलत है, ये होगा 1 1 0 1।
ठीक है। तो आपके पास ये जो 1 2 3 4 5 6 7 एक्सप्रेशन हैं, सिर्फ ये 7 एक्सप्रेशन पे आपके पास आंसर्स 1 आ रहे होंगे, अदरवाइज तमाम एक्सप्रेशन के आंसर आपके पास 0 आ रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रू टेबल बना सकते हैं इसका भी। सर हम लोग वैसे ही कैसे कह रहे कि इस एक्सप्रेशन के आंसर 1 ही आएगा? हमें हमें ये मेंटेन करना होता है, हमें सम ऑफ प्रोडक्ट में ये चीज़ इसका आंसर को 1 मेंटेन करना है, जिसकी मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेनेशन भी दी है, फर्दर आपको जस्टिफिकेशन भी दी है। क्लियर? यस तो सर। आपको ट्रू टेबल पता होना चाहिए, और फर्दर आपको क्या पता होना चाहिए कि अब आप देखें, अब आप इस एक्सप्रेशन का अगर नॉट गेट बना रहे हो, ठीक है, आपको इस एक्सप्रेशन के लिहाज से, सॉरी, इस एक्सप्रेशन के लिहाज से स्कीमेटिक बनानी हो, तो ये कितनी ही बड़ी स्कीमेटिक होगी। तो हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि हम कैसे एसओपीज को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो अलग से चीज़ें आएंगी। एक, अगर नॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं जिनको आपने पहले बोलियन रूल्स एंड बोलियन अलजेब्रास के जरिए से सॉल्व किए, जो कि मिक्स इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। ये 3 लाज जो कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, और ये 12 रूल, और आपके पास डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपके पास एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन एक किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, जो कि एसओपी में है या पीओएफएस में है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का फिर अलग से एक तरीका है। ठीक है, उसकी तरफ भी हम आएंगे। तो अगर आपको ये क्लियर है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। कितने वेरिएबल्स हैं जी इसमें? सर। कितने वेरिएबल्स हैं? सर 3 है, 4 है 4 सर, 3 है? 4 4 वेरिएबल्स, और वो 4 वेरिएबल्स कौन से हैं? डब्ल्यू, 4 एक्स, एक्स वाई वाई जेड। एंड, और हमारे पास तीनों टर्म्स इनकम्प्लीट हैं, इसमें z मिसिंग है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे z प्लस जेड बार। इस एक्सप्रेशन में w मिसिंग है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे w प्लस w बार। ठीक है, और इस टर्म में आपके पास z मिसिंग है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे z प्लस जेड बार। अब ये तीन क्योंकि डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं और डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इन तीनों को आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, जैसे वो अनीस ने उस वक्त क्वेश्चन किया था कि हम एक ही टर्म में 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो उनको लेकर क्यों नहीं चलते, उसके मैंने आंसर भी बताया था। अब ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, इनको आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है डब्ल्यू एक्स बार वाई, इसको सॉल्व किया जा रहा है जेड प्लस जेड बार से, फिर प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाए एक्स बार वाई जेड बार, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो w प्लस डब्ल्यू बार से, और फाइनली हमारे पास एक और एक्सप्रेशन हो जो कि हमारे पास है डब्ल्यू एक्स वाई बार, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप एक्स प्लस जेड बार। जी, इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा? जी, सर इसका आंसर होगा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स बार बार वाई जेड वाई जेड एंड प्लस प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड बार। डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार डब्ल्यू। आप डब्ल्यू को फिर शुरू में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एसोसिएटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और कम्यूटेटिव लॉज, प्लस एक्स बार वाई जेड बार और डब्ल्यू बार, और इस तरह से नेक्स्ट में आंसर आ जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड बार। ठीक है, लेकिन ये दो वेरिएबल्स को दोबारा से सेट करना मस्ट है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि आप जब ट्रू टेबल के लिहाज से लिख रहे होते हैं तो आपको सारे वेरिएबल्स के एक ही सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तो डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड बार आप इसको ज़रूर ऐसे लिखेंगे, और इसको भी ज़रूर चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे डब्ल्यू बार एक्स बार वाई एंड जेड बार।
जी क्लियर। तो स्टैंडर्ड एसओपीज में कोई किसी तरह की कंफ्यूजन है तो काइंडली आप मुझे बता दें, किसी भी तरह की। आपको बस प्रिसाइजली एक चीज़ देखनी है कि अगर फॉर्म में कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उस वेरिएबल, ये एक्सप्रेशन जो मैंने टिक की है काइंडली इसको आप सॉल्व करें अपनी कॉपी पे और फिर मुझे चेक में भेजें कि मैं उसे चेक करूँ। और आपके पास जो चीज़ लबे लुबाब है, मीन्स आपको स्टैंडर्ड एसओपी बनाने के लिए सिर्फ ये काम करना है। आपको चेक करना है कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स आपके पास ए बी सी डी एंड ई, मीन्स आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं। तो देखना होगा इसमें भी मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है और इसमें भी मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है उसको और उसके कम्प्लीमेंट को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपको ट्रुथ टेबल के लिहाज से याद होनी चाहिए। जी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बताएं। सर अगर दो टर्म एक जैसी आ जाए तो फिर उसको क्या करेंगे? उसको ए प्लस ए बार ए प्लस ए आ जाएगा ना। ए प्लस ए क्या होगा, क्या होता है ए प्लस ए? ए ए। तो आप दो टर्म्स की जगह पे ए सिर्फ वो होता एक टर्म लिख देंगे बस, ठीक है। तो आप उन दो टर्म्स की सही। जगह पर सिर्फ एक टर्म लिख देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट, आपके पास अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हो गई तो आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो उसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि अपोजिट आपके पास होती हैं, ठीक है, जो कि अपोजिट ऑफ होती हैं सम ऑफ प्रोडक्ट के। तो अब पहले क्या होगा, अब हमारे पास पहले था सम ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स आप प्रोडक्ट की टर्म्स देखते थे, लेकिन अब क्या है, सम की टर्म्स है। सम आपके पास टर्म्स हैं और उनका फिर आपने बाद में प्रोडक्ट करना है। तो आप देखें दो टर्म्स हैं जो कि सम हो रही हैं, ए बार प्लस बी, और फिर देखिए यहाँ पे दो तीन वेरिएबल हैं जो कि प्लस हो रहे हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी। और फिर फाइनली ये दोनों टर्म्स मीन्स एक टर्म को ब्रैकेट में रखा गया, ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है, ठीक है। और फिर आपके पास दो ब्रैकेट्स के दरमियान में वो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट ऑफ सम्स हैं। तो आपके अभी सेम जैसे स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट की तरफ हम जाते थे, इसी तरह हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ जाएंगे। तो हमें दोबारा से वही चीज़ें देखनी होंगी। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक टर्म में कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? 3। 3। तो क्या ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है? ये एक जो टर्म क्या बात ये कर रहे हो, या स्टैंडर्ड सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ एक है। सम? नो सर, नहीं, बिल्कुल सर नहीं है नहीं सी नहीं, सर। कमी पूरी है। एक्सप्रेशन, ये इस एक्सप्रेशन नो में सर, सी ये नहीं है। मिसिंग है, ठीक है। जब सी मिसिंग है तो उस मिसिंग को ओवरकम करने के लिए, जैसे हमने स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में एक टेक्निक अप्लाई की है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ सम में भी करते हैं। अब पहले मल्टीप्लाई था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम एक दूसरे के ऑपोजिट्स होती हैं। तो आपके पास पहले, अगर आप दोबारा ले जाओ मैं उस स्लाइड पर, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की जगह पर क्या होगा, ऐड। तो आपके पास देखें ए प्लस बी प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए, ठीक है। तो आपके पास जो फर्दर चीज़ है वो ये है कि किधर गया, अच्छा, ऐड द अनकम्प्लीटेड टर्म विद मिसिंग वेरिएबल, मीन्स आपके पास जो भी मिसिंग वेरिएबल है, और पहले वो दरम्यान में प्लस का साइन था तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। मैं दोबारा पिछले इस पर ले जाता हूँ, तो देखें यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ए बार प्लस बी, इसमें अगर हमारे पास सी मिसिंग है तो प्लस सी डॉट सी बार, ठीक है। और फिर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो फिर फर्दर आपकी एक्सप्रेशन आ जाएंगी।
और जो नेक्स्ट चीज़ है, तो अब आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप आ जाते हैं तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म का एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे वहाँ पर दिया गया था। आपके पास सम की टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स हैं, दोनों में 3-3 वेरिएबल्स कंप्लीट हैं और फिर वापस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है। स्टैंडर्ड, अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करना है कि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक पूरी एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल यूज हुए, हर एक टर्म में वो वेरिएबल होना मस्ट है। अगर वो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो उसके तरीके अलग अलग हैं। अगर एसओपी होगा तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपके पास पी ऑफ एस है तो आप ऐड करते हैं द अनकम्प्लीटेड टर्म विद द मिसिंग वेरिएबल एंड मिसिंग वेरिएबल का कंप्लीमेंट। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि ट्रुथ टेबल के लिहाज से अब चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हम इसके आंसर को हमें जीरो के इक्विवेलेंट लेकर आना होता है। ठीक है, इसके आंसर को हमें, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम है, इसी एक टर्म आंसर आएगा जीरो इक्विवेलेंट, क्योंकि ये उसके ऑपोजिट है सम ऑफ प्रोडक्ट के, तो टर्म का आंसर आपके पास होगा जीरो। और वो कैसे हो सकता है, आपके पास ए बी सी, जैसे ये आपके पास तीनों प्लस हो रहे थे तो तीनों ए की जगह पर जीरो लिख दिए, बी की जगह पर जीरो लिख दिया, सी की जगह पर जीरो लिखे, तो तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट से चेंज है। वहाँ पर ए जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं था वो 1 के इक्विवेलेंट था, यहाँ पर ए जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है वो 0 के इक्विवेलेंट है, और ए बार 1 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इस एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, कितने वेरिएबल यूज हुए? सर 3 3 नहीं है, 4 4 है। आपका एक वेरिएबल हमेशा से कम हो रहा है। तो हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, और 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी। ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे ये 4 के 4 वेरिएबल इस टर्म में कंप्लीट है। इस टर्म में एक चीज मिसिंग है, वो है ए। और यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, वो है बी। अब दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं, या आप अलग अलग से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम ए बी सी, टेक वन टर्म एट अ टाइम। दिस फर्स्ट टर्म ए प्लस डी बार इज मिसिंग वेरिएबल डी और डी। अप्लाई रूल 12 एज फॉलोज। ठीक है, जिसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि रूल नंबर 12 को ज़रूर देखें। ठीक है, रूल नंबर 12 में दिखा देता हूँ आपको क्या है। पहले इस एक्सप्रेशन को देख लें, हमने क्या किया, इस वेरिएबल में क्या चीज़ मिसिंग है, डी। मैंने डी क्यों मिसिंग, डी मिसिंग। अच्छा, हमारे पास डी मिसिंग है तो हमने क्या करना है, प्लस करना है डी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय डी बार। ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने ऐड करना है अनकम्प्लीमेंटेड टर्म विद मिसिंग वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय मिसिंग वेरिएबल। ठीक है, तो हम देखें हमारे पास डी और डी बार आ चुका है, लेकिन अब हमारे पास ये टर्म दोबारा से पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है उस लिहाज से, लेकिन हमें इसके ऊपर रूल नंबर 12 अप्लाई करना होगा। अब रूल नंबर 12 है क्या, तो इस चीज़ को देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय डी बार। ठीक है, तो हम इस पूरी टर्म को एक ही चीज़ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ए प्लस डी, सिर्फ समझने के लिए, इंटू डी बार। ठीक है, ए प्लस डी इंटू डी बार, या हमारे पास वहां पे शायद लिखा होगा बी, तो हम इसे बी कर देते हैं। जाते हैं रूल नंबर 12 क्या है जी। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 क्या है कि एक टर्म है वो यहाँ पर आ रही है, जहाँ पे हमारे पास ए इक्वल आ गया, वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है मी, जो उसके साथ टर्म है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास वो 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, डी और डी बार, दो अलग अलग से वेरिएबल्स, दो अलग अलग से वैल्यूज हैं। तो अब हमारे पास इस पूरी की पूरी टर्म को क्या समझा जाएगा, ए, इसे समझा जाएगा बी, इसे समझा जाएगा सी। तो जब आप इसे फर्दर दोबारा से लेकर आएंगे इसकी एक्चुअल फॉर्म में, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी। तो हमारे पास ए इक्वलेंट है ए प्लस बी प्लस सी के। एक बार आपके पास डी आ जाएगा और एक बार आपके पास डी बार आ जाएगा।
रूल इसलिए बताया जाता है ताकि आपको जस्टिफिकेशन मिले कि कोई चीज़ कैसे आई है। अदरवाइज आपको सम ऑफ प्रोडक्ट में जैसे सिंपली जो डायरेक्टली लॉजिक्स हैं वो क्या हैं कि वो ये हैं कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल मिसिंग है, इसमें क्या मिसिंग है, सी मिसिंग है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखूंगा, ए बी सी और ए बी सी बार। लेकिन आपको लॉजिक्स पहले इसीलिए बताई जाती है कि आपको पहले से चीज़ें बताऊं कि एक्चुअली वो आएंगी कैसे। तो ये वेरिएबल, इस वेरिएबल में सी मिसिंग था तो सी प्लस सी बार, इसमें डी मिसिंग है और ई मिसिंग है, तो आप इसमें डी मिसिंग है तो आप लिख दें ए बी सी डी बार, सॉरी ए बी सी डी, और लिख दें ए बी सी डी बार। तो इससे पता ये चलता है कि एक दफ़ा डी लिखना है और एक दफ़ा डी का कंप्लीमेंट लिखना है। इसी तरह जब आप प्रोडक्ट ऑफ सम में जाते हैं, अगर लेट्स सपोज ये ए बार प्लस बी है, इसमें सी टर्म मिसिंग है, तो एक बार आप लिख देंगे सी प्लस में क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ सम बना रहे हैं, और एक दफ़ा आप लिख देंगे सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं इसे कंप्लीट कर लूँ तो फिर मैं आपकी क्वेश्चन भी सुन लूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, हमने डी और डी बार लिखा है और रूल नंबर 12 जिसकी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन भी दी है। अदरवाइज अगर आपको उस एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यूज आते हैं, नहीं समझ में आती, तो आपको पता है कि यहाँ पे सी डी मिसिंग है, तो देखें एक दफ़ा डी लिख दिया गया और एक दफ़ा डी बार लिख दिया गया, लेकिन क्या चीज़ मेंटेन की गई है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास सेकंड टर्म है बी बार प्लस सी प्लस डी बार, इसमें हमारे पास ए मिसिंग है, तो हम यहाँ पर एक दफ़ा ए डॉट ए बार से मल्टीप्लाई किया गया है, तो एक दफ़ा ए लिखा गया है और एक दफ़ा ए बार लिखा गया है, बाकी टर्म सेम रहेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास वैसे ही कंप्लीट है, तो हमने अब इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दी। ठीक है, आप सिर्फ ये देख लें कि कोई एक टर्म सेम तो नहीं है। अगर कोई एक टर्म सेम है तो उसे रिप्लेस करके सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, अदरवाइज इसे पूरी टर्म को ऐसे ही रहने देंगे। जी, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है इसमें, नहीं सेम तो नहीं है, अगर कोई टर्म सेम है तो काइंडली बताएं मुझे। सर है जिसमें सर बी ये और जो डी पर बार है। नो सर सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ अगर इस तरह से बताएंगे सर तो सेकंड और हमें। थर्ड। सेकंड और थर्ड, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार और ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, एक्सेलेंट। तो हमारे पास ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मीन्स इनमें से एक टर्म को कैंसिल कर देंगे। ये किस रूल के तहत कैंसिल हो रही है, ए डॉट ए, एसओपी में हमारे पास कैंसिल हो रही थी ए प्लस ए रूल के तहत। हमारे पास फाइनली एक, दो, तीन और चार, फोर एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएंगे, और इनके अब आप आंसर्स लिख रहे होंगे, क्योंकि ए पे कंप्लीमेंट नहीं है तो वो होगा 0, बी पर बार है तो उसे लिख देंगे 1, इसे लिखेंगे 0, इसे लिखेंगे 0, इसे लिख देंगे हम 0 1 0 1, इसे लिखेंगे हम 1 1 0 1, और इसे लिखेंगे हम 0 सॉरी 0 1 1 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास थोड़ा सा एसओपी के लिहाज से चीज़ें डिफरेंट है। अब हम पूरे ए बी सी डी के लिहाज से पूरा टेबल लिखेंगे, ट्रुथ टेबल। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बनाने होते हैं। ठीक है, कि डायरेक्टली आप उस ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा कि आपको इन वेरिएबल में देखना होगा कि जहाँ पे ये नंबर आ रहा हो आपके पास 0 1 0 1, पूरे टेबल में आप देखेंगे उसका आंसर 0 होगा, और पूरे उसमें देखेंगे 0 1 0 0,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं कॉल ड्रॉप होगी तो मैं दोबारा से कोई वहीं से कंटिन्यू करूँगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ओके, तो हमारी जो लास्ट डिस्कशन जहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉप हुई है वो यही है कि हमारे पास ये टर्म्स तो सेम है, तो इन टर्म में से एक टर्म को हम ख़त्म कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और हमारे पास जो सेकंड टर्म्स रह जाएंगे उसके लिहाज से हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होगा 0 1 0 0। अब हमारे पास इनके आंसर सिर्फ 0 के इक्विवेलेंट आएंगे। इसी तरह से हमारे पास 0 1 0 1, फिर है हमारे पास 1 1 0 1, फिर हमारे पास 0 1 1 0, ऐसे ही। तो हमारे पास सिर्फ क्या करना होगा, आपको तो टेबल में देखना होगा कि जब ये वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इसके आंसर में आप 0 लिख देंगे। जब ये वेरिएबल्स आ रहे होंगे तो फिर आप उसके आंसर में 0 लिख देंगे। और अगर आपके पास ये वेरिएबल्स आ रहे होंगे, मीन्स ये तो टेबल में ये सीक्वेंस आ रहा होगा, और आप इसके अलावा बाकी तमाम की तमाम चीज़ें आप बन रहने देंगे। ठीक है, अभी मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही चीज़ बताता हूँ कि वो चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। अब फाइनली एक और कन्वर्ट एक्सप्रेशन है जो कि आपके पास कौन सी टर्म है वैसे, ये कौन सी फॉर्म है? POS पी ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ऑफ सम ठीक है, सर। क्या स्टैंडर्ड है? नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, वो है सी। इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, वो है ए। ठीक है, आप उसी प्रोसेस के ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस टर्म का आंसर आएगा ए प्लस बी बार प्लस सी, और आपके पास नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसमें ए और सिर्फ ए मिसिंग है, तो हम लिख देते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी। और जो हमारे पास फोर्थ टर्म होगी वो होगी ए बार सर प्लस आपने सी। कहा कि जो जी POS का ट्रू टेबल है सर, जी जी सर जो एक्सप्रेशन हमारे पास आए हुए उन्हें यहाँ पे उलट 0 लिखते, बाकी को 1 कर दे, या बाकी को उसी जी तरह रहने जी जी दे? जी जी, ऐसे बाकियों को वन कर देंगे जैसे हमने एसओपी में किया है ना। एसओपी में आपने क्या किया, एसओपी में आपने हर एक टर्म के लिहाज से उसका आंसर 1 लिख दिए, लेकिन रिमेनिंग्स को क्या कर दिए, 0 कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ सम में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम में आप 0 कर देंगे टर्म के आंसर्स को, और बाकी तमाम को 1 कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एक एक्सप्रेशन को दो डिफरेंट तरीके से भी बनाया जा सकता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल से टेबल से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब अगर आप ए बी सी के लिहाज से टेबल को कंप्लीट कर लें तो आपके पास 0 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर है 0 1 0, फिर है 0 1 1, फिर है 1 0 0, फिर है 1 0 1, फिर है 1 1 0, फिर है 1 1 1। जी, फर्स्ट हम बता सकते हैं ये क्या है, कौन क्या बनेंगे ये फाइनली? 0 1 सर 0। ये 1 9 0 1 0। ठीक है, इसका आंसर होगा 0। सेकेंड टर्म 0 0 1 1 1। 1, इसका आंसर होगा 0। थर्ड टर्म है आपके पास ए बी सी, 0 0 0। इसका आंसर भी 0। और फाइनल है ए बार प्लस बी प्लस सी। 1 0 0। तो आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सम में आप इन सबको 0 0 रहने देंगे और बाकी तमाम को आप 1 कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ये इन्होंने एक फॉर्म को कन्वर्ट किया है। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एसओपी को स्टैंडर्ड पी ऑफ एस में। ठीक है, कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है। अब आप एसओपी से पी ऑफ एस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पिछली एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं कि हम इसको मज़ीद थोड़ा सा वो कर लें, डीप करें। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, आपने कोई भी एप्लीकेशन बताइए। ठीक है, ए बी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं,
तो हम उस वेरिएबल्स के लिहाज से टेबल कंप्लीट कर लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जी, अभी करना ये है कि मैं ये कहता हूँ कि इसकी आउटपुट 1 हो और इसकी आउटपुट 1 हो, बाकी तमाम आउटपुट 0। मीन्स ये एप्लीकेशन पर डिपेंडेंट है। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें लेट्स सपोज सलमान एंड अनीस, मीन्स अगर अनीस अकेला आ जाए तब भी आप मीटिंग को ज्वाइन कर लें, या सलमान और अनीस दोनों आए तब ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर सलमान अकेले आता है तो फिर वो क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता। मीन्स ये एक एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन है, ये किसी भी और चीज़ में फिट हो सकती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास जब अनीस अकेले आ जाए तब भी क्लास ज्वाइन हो सकती है, जब हमारे पास सलमान और अनीस दोनों आ जाएं तब भी क्लास ज्वाइन हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास सलमान अकेला आता है या दोनों ही नहीं आते तो क्लास ज्वाइन नहीं होती। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन समझ में आई। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है? हमारे पास मुख्तलिफ गेट्स आपने पढ़े हैं ना, क्या ये नॉट गेट का टेबल है? मीन नॉट गेट इस पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं डायरेक्टली? यस और नो बताएंगे आप लोग सिर्फ। नो सर। ठीक है, उसके बाद हमने एंड पढ़ा है, क्या एंड इंप्लीमेंट हो सकता है? नो सर। आपने और पढ़ा है, क्या वो इंप्लीमेंट हो सकता है? नो सर। और नो सर। ठीक है, आपने नॉर पढ़ा है, क्या वो इंप्लीमेंट हो सकता है? ट्रू टेबल के नो आउटपुट्स सर। बताए ना आपको, आउटपुट्स पता है उनके, उसी को देखते हुए आप बताएंगे। क्या नैंड इंप्लीमेंट हो सकता है? नो सर। क्या एक्सॉर इंप्लीमेंट हो सकता है? यस सर। एक्सॉर हो सकता है। अच्छा जी, कैसे? नो सर, एग्जॉर भी नहीं हो सकता। यस, एक ठीक इसमें मिस्टेक आ है, एक्सनॉर इंप्लीमेंट हो सकता है? नो सर। मीन्स नो आप सर। एप्लीकेशन के लिहाज से देखें, जब भी आपको कोई भी सिनारियो मौजूद हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपने सबसे पहले उसका क्या बना लेना है? ट्रुथ टेबल बना लेना। अब ट्रुथ टेबल से आप देखते हैं कि क्या वो उसके आउटपुट में फिट होता है या नहीं होता। तो हम देख लेते हैं, हम टेबल को कंप्लीट करते हैं ना। हम लिखते हैं ए बी, आप ये अपने पास ज़रूर नोट कीजिएगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये दो इनपुट्स होंगी अगर दो के लिहाज से आपका टेबल होगा। तो अगर आप नॉट गेट देखते हैं तो नॉट गेट 2 इनपुट पर इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अगर आप एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर भी होगा 0, इसका आंसर भी होगा 0 और इसका आंसर आपके पास होगा 1। तो आपने देखा कि ये आउटपुट इस आउटपुट के साथ मैच नहीं कर रही, इसलिए नॉट भी इंप्लीमेंट नहीं हो सका, एंड भी नहीं हो सका। फिर आप फर्दर चले गए और गेट की तरफ। और गेट का अगर कोई मुझे वो बता दे कि ट्रुथ टेबल की आउटपुट क्या होगी, वो क्योंकि एडिशन है तो फर्स्ट 0 सर। रहेगा, 0 बाकी तमाम 1 रहेगा। ठीक है। तो ये आउटपुट भी यहाँ पर नहीं थी तो ये भी इंप्लीमेंट नहीं हो सका। फिर फर्दर आपने आगे लिखा है नॉर, मीन्स आपके पास जो गेट्स है, नॉर और का ऑपोजिट है, तो ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा और बाकी तमाम 0 हो जाएंगे। तो देखिए इन एबीसी इनपुट्स के लिहाज से आपके पास ये नॉर का एक्सप्रेशन है, ये भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। तो फिर आपने फर्दर लिखा है नैंड, आपने नैंड को देखा कि क्या वो इंप्लीमेंट हो सकता है। तो नैंड के लिहाज से नैंड एंड का ऑपोजिट होता है, तो वो आपके पास 3 1s होंगे और फिर लास्ट 1 0 होगा। तो ये भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है एक्सॉर, एक्सॉर में सेम पर 0 है और डिफरेंट पे 1 है, ये भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और फाइनली आपके पास रह जाता है एक्सनॉर। एक्सनॉर जो है वो सेम पर 1 है और डिफरेंट पे 0 है। तो आपने ये जो टेबल मैंने बिल्कुल बॉटम में बनाया है, काइंडली इसको अपने पास ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फॉर 2 इनपुट्स, फॉर 3 इनपुट्स, फॉर 4 इनपुट्स, मैक्सिमम 4 इनपुट्स तक आप ज़रूर बनाएं। क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई सिनारियो बेस्ड चीज़ आएगी तो आप डायरेक्टली एंड गेट, और गेट, नॉर गेट या नैंड गेट से देख कर बता सकते हैं कि इनके ऊपर वो चीज़ इंप्लीमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर डायरेक्टली गेट इंप्लीमेंट होता है तो फिर तो आपको उस गेट के ज़रिए से वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, एक गेट से अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन नहीं था। अब हम इसी लिहाज से, इसी के लिहाज से दो टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, एक होगी हमारे पास एसओपी और एक होगी हमारे पास पीओएस।
सम ऑफ प्रोडक्ट में आप कौन सी टर्म्स को देखते हैं? अगर ग्रीन का मतलब होगा एसओपी, ठीक है। तो हम जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम वन वाली टर्म्स को देखते हैं। तो एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। फिर एसओपी के लिहाज से आपको ये पता है कि अगर सिर्फ सिंपल ए लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा 1, और अगर ए बार लिखा है तो उसका आंसर होगा 0। जी, तो एक्सप्रेशन लिखवा सकते हैं इसका, ये जो हमारे पास मौजूद जो टेबल आया है इसका एसओपी एक्सप्रेशन लिखवा सकते हैं आप लोग। पहले सिर्फ यही लिख लेते हैं 0 1 प्लस 1 1, मीन्स ये एक तो टेबल है जो कि हमारे पास, जहाँ से हमारे पास क्योंकि दो एक्सप्रेशन के आंसर 1 आ रहे थे, दोनों को हमने प्लस कर दिए। अब 0 मीन्स ए बार, ए बार, ए बार और बी एज इट इज आ जाएगा, प्लस yes, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए बी। ए बी। इस तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ जाते हैं तो हम कलर पॉइंटर के इंक को चेंज करते हैं और कलर को चेंज करके हम पर्पल कर देते हैं। तो हमारे पास जो पर्पल में बॉक्स में होगा वो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए होगा। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम में 0 वाली टर्म्स को लेंगे। ठीक है, तो 0 वाली टर्म्स को लिखने के लिए हम लिख देते हैं 0 0 प्लस 1 0। तो हमारे पास फाइनली जब आप अब प्रोडक्ट ऑफ सम को लिखने लगेंगे तो a मीन्स 0 एंड a बार मीन्स 1। 1 ठीक है, तो अभी आप जब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, जी लिखवा दें, ये क्या होगा? सर ए बार ए बी सर। ए बी, ए बी प्लस ए बार प्लस ए बार बी। पहले तो ये बताएं ये मैंने सही लिखा है? सर ए प्लस बी होगा। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन ही गलत है, ये जो लिखा गया यही गलत है। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों को देखा करें। अब इसको लिखना होगा, ये दोनों तो सेम हो गए, फिर तो दोनों सम ऑफ प्रोडक्ट्स बन गए। तो हमें लिखना होगा 0 प्लस 0 और उसे लिखना होगा ब्रैकेट में। ये जो चीज़ आपने लिखी है ये गलत है, ये भी गलत है, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1 प्लस 0। ठीक है, अब आप लिखवाएंगे इसकी एक्सप्रेशन जी, a प्लस बी और मल्टीप्लाई होगा सर ए बार प्लस बी। ए बार। अब ये जो चीज़ मैंने एक्सरसाइज करवाई है ना, ये लेट सपोज मैंने एक एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन दिया है, कोई सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है कि जब हमारे पास कोई एक लेट सपोज हमने एक सिस्टम जो है ना वो मींस एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका एक्सेस सलमान और अनीस के पास, लेकिन सलमान और अनीस का एक ग्रुप है जिसमें से लीड जो है वो अनीस करता है। मींस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की मेंटेनेंस, सिस्टम को सही रखना, उसको ख़राब होने से बचाना, वो अनीस है। ये ऐसा कह लेते हैं कि अनीस सुपरवाइजर है और सलमान सुपरवाइजर नहीं है, वो उनके मातहत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने वो एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन की है कि अगर अनीस अकेले आए तब भी ठीक है, सिस्टम को एक्सेस कर सके, अगर वो सलमान के साथ आए तब भी एक्सेस कर सके, अगर दोनों नहीं हो या सलमान अकेला हो तो उनको वो चीज़ एक्सेस करने ना दी जाए। तो ये एक एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन के लिहाज से आपने ट्रूथ टेबल लिख लिए और ट्रूथ टेबल के लिहाज से आपने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब एक्सप्रेशन से आप स्कीमेटिक बना सकते हैं, आप सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास दो इनपुट्स हैं, मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए और बी दो इनपुट्स हैं। पहले क्या हो रहा है, ए पर बार हो रहा है, हमने ए बार कर दी, और बी आपके पास डायरेक्ट है। तो ये दोनों फिर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन सा गेट यूज होगा, एंड गेट। एंड। फर्दर हमारे पास ए और बी डायरेक्ट एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने बी को यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया और ए को यहाँ से कनेक्शन दिया। ठीक है, और फिर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और प्लस मीन्स और हो रहे हैं। और। और गेट।
मीन्स आपने जो चीज़ हमने पहले वर्डिंग में बात की उसका फाइनल डिज़ाइन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एसओपीज और पीएफएस इसलिए समझना आसान है, इसलिए आपको वो टर्म्स के आंसर 1 और टर्म के आंसर 0 बताए जा रहे थे, ठीक है। अब यही काम दूसरे एक्सप्रेशन से भी हो सकता है। ए प्लस बी मीन्स ये इस गेट की जगह पर और गेट आ जाएगा, ये जो आपके पास गेट है इसकी जगह पर और आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इस गेट की जगह पर आपके पास और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी, और फिर फाइनली यहाँ पर और नहीं होगा, यहाँ पर एंड गेट आ जाएगा। तो गेट्स की सिर्फ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, पहले एंड एसओपी में वो एंड है वो और हो जाएगा पीएफएस के लिए, और पहले और है तो वो फिर एंड हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपने एक जो डिस्कशन की, उसके बाद आपने टेबल बनाया, टेबल के बाद आपने देखा कि वो यहाँ पर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रही है, क्या वो कोई गेट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है, तो गेट से डायरेक्टली ये काम हो सकता है बजाय इसके कि हम दो डिफरेंट आईसीज यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा नहीं यहाँ से कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो फिर आपने एक्सप्रेशंस बनाया और एक्सप्रेशंस के बाद ये बना। अब अभी भी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये चीज़ें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती थी कोई रूल्स या लॉज के जरिए से? मींस ये एक्सप्रेशन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? यस सर, ए बार प्लस ए इज इक्वल टू 0। जी, सर हो सकता है बी को अगर कॉमन हो बी सकता है कॉमन सर, ले लेंगे आप, ये कॉमन है, ए बार प्लस ए ए बार प्लस ए, आंसर क्या होगा? 1। 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आंसर होगा बी। आंसर पता है क्या होगा? आंसर मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जैसे हमें सफिया ने अभी बताया कि बी आप कॉमन लेंगे तो आपके पास होगा ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए जो है वो आपके पास 1 के इक्वलेंट होता है, तो बी डॉट 1, ठीक है, ये आपके पास बी की इक्वलेंट। यस तो आप अगर अपनी स्कीमेटिक में गौर करें तो अगर बी 1 है तो आउटपुट 1 है, अगर बी 1 है तो आउटपुट 1 है। तो देखें यही काम बजाय इसके कि आप पूरी स्कीमेटिक से कर रहे हो, आप सिर्फ बी से एक इनपुट ले लें और उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लें, तो आप ये काम सिर्फ डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि आप सिर्फ बी के ऊपर चाहिए। तो हमने एक पूरी स्कीमेटिक को एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर दी। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन बताना ज़रूरी है। ये सिंप्लीफिकेशन हमने रूल्स के ज़रिए से की है, इसे एसओपीज के ज़रिए से भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि रूल्स में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें उनके लिए के मैप्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है? यहाँ पर इस स्लाइड में कोई कंफ्यूजन, यस कोई किसी तरह की डिस्कशन? ये ज़रूर, ये स्लाइड अपने पास मैंने इसीलिए स्क्रीन पर शो किया, अपने पास ज़रूर सेफ रखिएगा, और अपने पास ये जो मेथोडोलॉजी मैंने बताई है इसको ज़रूर जहन में रखना है ताकि आपको हेल्प हो सके चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की। क्योंकि अब आप किसी भी एक्सप्रेशन से मीन किसी भी वर्डिंग की एक्सप्लेनेशन से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, एक्सप्रेशन से स्कीमेटिक बना सकते हैं, और स्कीमेटिक को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप स्कीमेटिक से एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज ये हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्म यूज़ हो रही है वो क्या है कि हम, अच्छा जो मैंने अभी करवाया वो इसलिए करवाया कि आपको पता चले कि एक ही आंसर दो तरह से हो सकता था, एसओपी के ज़रिए से भी और पीएफएस के ज़रिए से भी। आपने वो दोनों एक्सप्रेशंस देखे ऐसे ही, उसमें आपने जो चीज़ नोट की हो, आपने ये नोट किया था कि जो एक्सप्रेशन इनमें से जो वेरिएबल्स मिसिंग थे, मीन्स जो वेरिएबल्स यहाँ पर थे वो तो ठीक है, जो मिसिंग थे उनके लिहाज से आपने प्रोडक्ट ऑफ सम बना दी। तो अब कन्वर्जन देखें, मैंने इसीलिए इससे पहले वो चीज़ आपको करवाई है, मैं आपको कन्वर्जन अभी समझाता हूँ, होपफुली आपको वैसे डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए थी। हमारे पास एक एसओपी, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस सर। अच्छा, अब समझ में आया कि स्टैंडर्ड में जी होना सर। क्यों जरूरी है? यस सर। ये समझ में आया आप लोगों को कि स्टैंडर्ड में होना क्यों जरूरी है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना क्यों जरूरी है? सर वापस कन्वर्जन के टाइम ये काम हाँ आएगा। सर, ये ट्रुथ टेबल, अदरवाइज आपके पास सिर्फ बी सी हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे? ए वेरिएबल अगर मिसिंग हो यहाँ तो आप ये 1 1 मीन्स ये टर्म्स कंप्लीट नहीं कर सकते, आप ट्रुथ टेबल की ये वेरिएबल के लिए ये टर्म्स कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्टैंडर्ड होना जरूरी है ताकि आप उससे ट्रुथ टेबल बना सकें, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ, हमारे पास ये एक फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
ठीक है, लिखा भी गया है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे और वो कर रहे होंगे, तो हम लिख देते हैं ए बार बी बार सी बार की जगह क्या लिख दिया 0 0 0, ए बार बी सी बार की जगह पे लिख दिया 0 1 0। ये एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया, एग्जैक्टली जो हमने काम किया वही काम यहाँ पे हुआ, ठीक है। यस हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 एंड 3 1, ठीक है। तो एसओपी के लिहाज से आप बता सकते हैं कि 3 जीरोस का आंसर क्या होगा 1, 0 1 0 का आंसर क्या होगा 1, 0 1 1 का आंसर क्या होगा 1, 1 0 1 का आंसर क्या होगा 1 और 1 1 1 का आंसर होगा 1, ठीक है। तो हम अपना ट्रुथ टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हम ट्रुथ टेबल कैसे कंप्लीट कर लेते हैं, हम जो एक्सप्रेशन में जो चीज़ नहीं है उसका आंसर किस चीज़ से इक्विवेलेंट होता है 0 0, जो चीज़ नहीं है उसका आंसर 0, जो चीज़ नहीं है उसका आंसर 0। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम की तरफ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या है कि आपके पास ये तीन जो मैंने रेड में लिखे हैं ये वेरिएबल्स, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम में हम कौन सी टर्म्स को देखते हैं, 0 टर्म्स, ऐसे ही ना, यस जो अभी भी आपने एक्सप्रेशन किया था। तो आप इन तीन एक्सप्रेशंस के जरिए से आप देख लें कि आपने वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे बनाई होगी, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये एक टर्म है। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ रही है 1 प्लस 0 प्लस 0, तो आप देख लें 1 प्लस 0 प्लस 0, और थर्ड जो हमारे पास टर्म है वो है 1 प्लस 1 प्लस 0। जी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो कन्वर्टिंग के लिहाज से, इसीलिए मैंने वो पहले वो स्लाइड आप करवाई थी कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। जी कन्वर्जन में कोई मसला हो स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड पीओएफएस में, नो सर, सर वैसे क्यों किया है, कर रहे हैं सर हाँ स्टैंडर्ड क्यों एसओपी कर रहे क्योंकि हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं, पहले ये समझ में आ जाए कि आपको समझ आ गया, फिर मैं आपको क्यों के भी आंसर करता हूँ। यस सर, तो ऑटोमेटिकली जब हम एसओपी की ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो हमारे उसी से पास जीरो पीओएफएस होंगे वो बनाएंगे, पीओएस के लिए यूज एक्सीलेंट। करेंगे। यस सर। सिर्फ उसमें ये चीज़ों का ख्याल करना है कि प्रोडक्ट ऑफ सम में जब 0 है तो उसके ऊपर बार नहीं होगा, जब 1 है तो तब बार मौजूद होगा। एसओपी और पीएफएस के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, कितनी टर्म्स हैं, 3, यस सर। हम लिख देते हैं 3। इसका मतलब है कि आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, और यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। 3, नो सर, 5 है सर। 5 टर्म्स। दोनों में से कम्प्लेक्स और दोनों के आंसर सेम है, दोनों का 4 है आंसर एक सर। सेम टेबल है, 5 है भाई, 1 यस सर बिल्कुल। 2 3 4 5, दोनों का ट्रुथ टेबल सेम है, इसका मतलब है दोनों की आउटपुट सेम होंगी, ठीक है। दोनों की आउटपुट सेम है, तो ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है या ये कम ज़्यादा कम्प्लेक्स है, सर ऊपर वाला जो हमारे पास 5 टर्म्स आ हाँ। रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा एंड गेट यूज़ करने होंगे, ज़्यादा नॉट गेट यूज़ करने होंगे, ज़्यादा और गेट यूज़ करने होंगे। यहाँ पर हमें कम एंड गेट, कम और गेट और कम नॉट गेट यूज़ करने होंगे। तो फर्दर मैंने इसीलिए कहा है कि हमारा जो ये टॉपिक है वो इसीलिए यूज़ हुआ है कि हम कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनकी कम्प्लेक्सिटी को कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक टेबल बना है जिसमें आपके पास ये एक्सप्रेशन ज़्यादा हैं, तो आप इसको वही काम पीएफएस से भी अचीव कर सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली सिंपलर वे में हो जाएगी। जी क्लियर है अनीश? यस सर बिल्कुल। बाकियों को अगर कोई कंफ्यूजन हो स्टैंडर्ड एसओपी को कन्वर्ट करने की, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 0,
जी, अब मैं एक ट्रुथ टेबल लिख रहा हूँ, आप इसकी मुझे दोनों एक्सप्रेशन बताएंगे, ठीक है। जी, इसकी एसओपी भी बता दें और पीएफएस भी बता दें, कोई एक जो एसओपी बताना चाहता है। सर 0 ए बार बी बार एसओपी ए बार बी बार सी बार बी बार सी बार, जी, पीओएस इसका ए बी सी बार, ए बार बी सी जी, बार, नहीं, अब ए मिक्स कर रही हैं। बी बार सी, ए बी जी, बार सी। अनीस समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी इन्होंने ये वेरिएबल भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब ए नेक्स्ट, बी सी बार, और एक फाइनल रह गया है, ए बी सी। ठीक है। और अगर अनीस आप पीएफएस बता दें। सर ए जी, ए प्लस बी, नो सर, यस सर, जी, ए प्लस बी प्लस सी बार, एक्सीलेंट। सेकंड टर्म, ए प्लस बी बार, यस सर, ए प्लस बी बार प्लस सी, एक्सीलेंट। जी, एंड नेक्स्ट, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, जी, एंड ए बार प्लस बी जी, प्लस सी। एक्सीलेंट। तो ये आपकी यही फाइनल जो है ना वो कंक्लूजन है कि आपने अगर कन्वर्ट करना हो कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म है, लेट्स सपोज हम ऑपोजिट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म है, तो उससे आप क्या बना लेंगे, ट्रुथ टेबल बना लेंगे। ट्रुथ टेबल में इन टर्म्स के आंसर क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। और फाइनली आपके पास जो बाकी रहेंगे वो 1 होंगे, तो 1 के लिहाज से आप कौन सी एक्सप्रेशन बना देंगे, एसओपी बना। क्लियर? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो कि आपको इस चीज़ों के लिहाज से, हम ब्रेक करते हैं और फिर इंशाल्लाह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर को फिलहाल तक हम यहीं पर एंड करते हैं कि जिसमें हमने आपको, अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह से कि जिसमें आपको इश्यूज अगर हैं एसओपी के लिहाज से या पीएफएस के लिहाज से, तो अगर बता दें कि हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म के लिहाज से कोई इशू है या प्रोडक्ट